सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे रीट एग्जाम के लिए, और जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन से संबंधित आज ये पार्ट नंबर सेकंड है। और इससे पहले मैंने इससे का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने कोशिका विभाजन की बेसिक जानकारी और समसूत्री विभाजन को डिटेल से पढ़ा दिया है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में, और फिर एक छोटा सा टॉपिक और है असूत्री विभाजन। तो इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ये बता देता हूं कि ये जो मैंने इसके अंदर ये जो विषय वस्तु तैयार की है, ये कक्षा 5 से लगाकर 12 तक की आरबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अंदर जितना भी कंटेंट दे रखा है या जितने भी कंसेप्ट दे रखे हैं जिनसे आपके रीट एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है, उन सारे के कंसेप्ट को, उन सारे तथ्यों को मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर लिया है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट मेथोडोलॉजी के साथ, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। तो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ही शानदार लगने वाला है। आपको इसको शुरू से अंत तक देखना, और इस प्रकार से कोशिका विभाजन को आज दिन तक आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ को देखिए बहुत शानदार तरीके से बनाया है। हर चीज़ को फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा कर ये पूरा जो है कंटेंट तैयार किया है। तो ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी के अंदर मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है, जिसको मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, ये जनक कोशिका क्या होती है कि 4 पुत्री कोशिका के अंदर विभाजित हो जाती है। क्लियर बात कि इसमें जनक कोशिका होगी वो 4 पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित होगी। और ये बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। यानी इस जनक कोशिका से ये जो 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, इन चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इस जनक कोशिका की तुलना में क्या होगी, आधी होगी। क्लियर बात। तो इसी कारण इसको जो है अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जनक कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये किस में होता है, ये सुनिए। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। समझ में आ गया। जैसे मनुष्य के अंदर जो पुरुष होता है उसके अंदर अस्पर्मेटोगोनिया नाम की जनन कोशिकाएं होती हैं, अस्पर्मेटोगोनिया। और जो मादा होती है उसके अंदर क्या होता है, ऊगोनिया नाम की कोशिकाएं होती हैं, ऊगोनिया नाम की। ठीक है। तो देखिए अस्पर्मेटोगोनिया में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे शुक्राणु बनते हैं। और ऊगोनिया से जब इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया भी एक द्विगुणित जनन कोशिका होती है और ऊगोनिया भी एक द्विगुणित जनन कोशिका होती है। लेकिन इससे जो शुक्राणु बनता है यानी नरयुग्मक बनता है शुक्राणु नाम का, यह होता है क्या होता है, अगुणित होता है। यानी इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इस स्पर्मेटोगोनिया की तुलना में आधी होती है। जैसे इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं तो इसमें 23 गुणसूत्री होंगे। इसी प्रकार जो ये ऊगोनिया होती है मादा के अंदर, उसमें गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो अंडाणु बनता है इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो केवल 23 ही होती है। तो इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण बनने वाले जो भी कोशिकाएं होती है, पुत्री कोशिका, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसा कि मैंने ये समझा भी दिया एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो समझ में आ गया। ये द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है और इससे क्या होता है कि अगुणित युग्मक बनते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसके प्रोसेस को अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये मान लीजिए कि कोई भी जनन कोशिका है, कोई जर्म सेल है जो कि द्विगुणित है। समझ में आ गया। यानी इसमें गुणसूत्र जो होंगे वो दो दो के जोड़े के रूप में हैं। क्लियर बात। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन का प्रोसेस होगा तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहले होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, फिर इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। देखिए अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होगा कि ये जो जनन कोशिका होगी वो 2 पुत्री कोशिका के अंदर विभाजित हो जाएगी। और इन बनने वाली पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो इस मात्र कोशिका की तुलना में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे इसके अंदर 2x गुणसूत्र हैं तो इनके अंदर XX गुणसूत्र ही रह गए। यानी गुणसूत्र कैसे हो गए, आधे हो गए बिल्कुल। तो गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं, इसका यानी गुणसूत्र कम हो रहे हैं। इसी कारण अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया कि अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मात्र कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। इस कारण अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते हैं। अब जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इनमें वापस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। इसमें क्या होता है कि
ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो इनसे जो भी पुत्री कोशिकाएं बनती है, यानी इससे भी ये दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी और इस कोशिका से भी ये दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो इन मात्र कोशिका के बराबर होती है। जैसे इसके अंदर भी एक्स गुणसूत्र हैं तो इन पुत्री कोशिका के अंदर भी एक्स गुणसूत्री है, यहाँ पर भी एक्स गुणसूत्री है। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर जो भी कोशिकाएं बनती हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इनकी मदर सेल के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर बराबर है, इनके अंदर भी एक्स गुणसूत्र है तो इनके अंदर भी एक्स गुणसूत्र है। इसी कारण अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को जो है समान विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मान लीजिए कोई द्विगुणित कोशिका जनन कोशिका है जिसमें जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो इससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसी कारण इस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते हैं। और फिर इनमें वापस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जो कि समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इसी कारण जो बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं ये चारों, इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इनकी मदर सेल के बराबर होती है। इसी कारण अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को समान विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है किस प्रकार से होता है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है और ये जान लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की थी वो वीजमैन ने की थी और इसको नाम जो दिया था फार्मर और मुर्रे ने दिया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए इस अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस को अपन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन मान लीजिए कि कोई भी जनन कोशिका करती है तो सबसे पहले वो इंटरफेज के अंदर होती है। तो इंटरफेज में क्या होता है कि वो कोशिका सबसे पहले विभाजन की तैयारी करती है, यानी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है, अपने आकार को बढ़ाती है और डीएनए को जो है क्या करती है, दुगुना कर देती है। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होगा, विभाजन की तैयारी करेगी वो कोशिका और डीएनए को दुगुना कर देगी, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करेगी और वृद्धि करेगी। और जब इंटरफेज के अंदर यानी आई फेज के अंदर जब कोशिका पूर्णतः विभाजन की तैयारी कर चुकी होती है तो फिर ये इंटरफेज से ये जो कोशिका होगी वो एम फेज के अंदर चली जाएगी, यानी विभाजन प्रावस्था में चली जाएगी, माइटोटिक फेज के अंदर चली जाएगी। और इस माइटोटिक फेज में क्या होगा, विभाजन होगा फिर इस कोशिका में। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले होगा म्योसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, म्योसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और फिर इसमें होगा म्योसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी उस कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजन होगा सबसे पहले। और केंद्रक विभाजन होगा जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसकी भी चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज वन, प्रोफेज मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। तो इस प्रकार कैरियोकाइनेसिस की ये क्या होती है, चार अवस्थाएं होती है। और जब ये इन चारों अवस्थाओं को कोशिका पार हो कर लेती है तो एक कोशिका के अंदर क्या हो जाएंगे इस प्रकार दो केंद्रक बन जाएंगे एक कोशिका के अंदर। फिर इस कोशिका के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस होने के कारण ये कोशिका जो होगी दो भागों के अंदर बढ़ जाएंगी और इस प्रकार ये दो कोशिकाएं नहीं बन जाएगी इसमें। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार म्योसिस प्रथम के अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस से एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बनेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी इनमें ये पृथक पृथक हो जाएगी और इस प्रकार इस म्योसिस प्रथम से एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो इस मदर सेल की तुलना में आधी होगी। क्लियर बात। अब जब जैसे साइटोकाइनेसिस होगा तो ये दोनों कोशिकाएं जो होगी वो म्योसिस सेकंड के अंदर चली जाएगी और इस म्योसिस सेकंड में भी वापस सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस होगा इनमें। और कैरियोकाइनेसिस की भी वापस चार अवस्थाएं और होगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। और इनके द्वारा जो होगा इन दोनों कोशिकाओं के अंदर वापस दो दो केंद्रक बन जाएंगे, इस प्रकार दो दो केंद्रक बन जाएंगे इसमें। वापस इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होने से वापस ये चारों जो कोशिकाएं होंगी वो अलग अलग हो जाएगी। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक जनन कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से समझ में। अब इस संपूर्ण प्रोसेस को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको अर्धसूत्री विभाजन का समझ में आ गया होगा। तो इससे एक मैंने अर्धसूत्री विभाजन की एक रूपरेखा आपके अंदर तैयार की है कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस को अपन डिटेल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इंटरफेस हो जाएगा, इंटरफेस से फिर ये माइटोटिक फेज में आएगी और माइटोटिक फेज में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं म्योसिस प्रथम के बारे में, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी म्योसिस प्रथम के बारे में। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में, जिसमें पहली अवस्था हो जाएगी प्रोफेज वन। अब देखिए इस प्रोफेज वन को सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोफेज वन जो होती है सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है क्योंकि इस प्रोफेज के अंदर भी पांच छोटी छोटी अवस्थाएं और होती हैं। पहली होगी इसमें होगी लेप्टोटीन अवस्था, दूसरी हो जाएगी जाइगोटीन अवस्था, तीसरी हो जाएगी पेकाइटिन और चौथी हो जाएगी डिप्लोटीन और पांचवी हो जाएगी डाइकाइनेसिस।
तो इस प्रकार इस प्रोफेज 1 को भी इन 5 छोटी छोटी अवस्थाओं में और बांटा जाता है, और इनके अंदर क्या क्या होता है इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए लेप्टोटीन के बारे में। तो प्रोफेज फर्स्ट की पहली प्रावस्था है लेप्टोटीन। इसमें क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए कि एक कोशिका है जो प्रोफेज अवस्था को पार करके आ चुकी है, यानी प्रोफेज के अंदर विभाजन की पूरी तैयारी कर चुकी है। ठीक है, इसमें डीएनए डबल हो चुका है, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण कर चुकी है ये कोशिका, और अपने आकार को भी बढ़ा चुकी है। अब ये आ गई अर्धसूत्री विभाजन सेक प्रथम के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर, और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में आने के पश्चात ये कैरियोकाइनेसिस कर रही है, और ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज 1 अवस्था के अंदर है। तो जैसे ये प्रोफेज 1 अवस्था में आती है तो पहले ये जाएगी लेप्टोटीन अवस्था में। तो लेप्टोटीन अवस्था में क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर जो ये क्रोमेटिन के रेशे हैं, देखिए ये केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर ये क्रोमेटिन के रेशे, ये क्रोमेटिन के रेशे क्या होंगे, गुणसूत्रों में बदल जाएंगे। इस प्रकार से गुणसूत्रों में बदल जाएंगे, इस प्रकार से गुणसूत्रों में बदल जाएंगे। और इन गुणसूत्रों की जो आकृति होती है, जैसे एक गुलदस्ता होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। तो इसी कारण इस लेप्टोटीन अवस्था को जो है गुलदस्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं, या बुके अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आ गया कि इस लेप्टोटीन अवस्था में क्या होगा कि क्रोमेटिन के जो रेशे होंगे, क्रोमेटिन के रेशे ये गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये गुणसूत्र जो होंगे ये कुछ इस प्रकार गुलदस्ते जैसे यानी वी शेप में दिखाई देंगे इस प्रकार से। और इसी कारण इस अवस्था को जो है गुलदस्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही इस प्रकार के गुणसूत्रों की आकृति हुई तो फिर ये अवस्था अगली अवस्था में चली जाएगी, यानी ये जाइगोटिन अवस्था में आ जाएगी। अब देखिए जाइगोटिन अवस्था में क्या होगा, तो जाइगोटिन अवस्था में क्या होगा कि ये गुणसूत्र जो इस प्रकार गुलदस्ता की आकृति के थे, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये गुणसूत्र जो हो जाएंगे इस प्रकार ये सीधे हो जाएंगे, और इनकी जो शेप हो जाएगी वो मतलब डायड शेप के अंदर हो जाएंगे। तो डायड शेप क्या होते हैं, यानी ये इसका गुणसूत्र बिंदु है, तो एक भाग तो हो जाएगा इधर इस तरफ, और एक भाग हो जाएगा यानी इस तरफ, यानी ये अर्ध गुणसूत्र इस तरफ होगा, ये अर्ध गुणसूत्र इस तरफ होगा, यानी इस एक गुणसूत्र के दो भाग हो जाएंगे। तो इस शेप को कहते हैं डायड शेप। तो गुणसूत्र इस जाइगोटिन अवस्था में जो गुणसूत्र दिखाई देंगे अपन को वो डायड शेप के अंदर दिखाई देंगे। इस प्रकार देखिए एक भाग इस तरफ हो गया, एक भाग इस तरफ हो गया, तो इस प्रकार के गुणसूत्र दिखाई देंगे जाइगोटिन अवस्था के अंदर। क्लियर बात। अब देखिए इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी कि समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा, और इस समजात गुणसूत्रों के युग्मन होने की प्रक्रिया को कहेंगे सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के कौन सी अवस्था में होती है, तो ये जाइगोटिन अवस्था में होती है। क्लियर बात। देखिए इस अवस्था में युग्मन कैसे होगा, देखिए सुनिए, जो समजात गुणसूत्र होंगे ना वो इस प्रकार के जोड़े बना लेंगे। जैसे ये मान लीजिए कोई भी समजात गुणसूत्र है तो इस प्रकार ये इस प्रकार से जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इन दोनों ने जोड़े बना लिए, इन दोनों ने जोड़े बना लिए। तो इस प्रकार समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। तो क्लियर बात। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, जाइगोटिन अवस्था में होती है। तो इस अवस्था में आपको मोटी मोटी बातें ये याद रखनी कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो डायड शेप में दिखाई देते हैं, यानी इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और इसमें समजात गुणसूत्रों का क्या होता है, युग्मन होता है, और इस युग्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और जैसे ये इस प्रकार ये युग्मित हो रहे हैं। अब देखिए अगली अवस्था में क्या होगा, यानी पेकाइटिन अवस्था में क्या होगा। देखिए पेकाइटिन अवस्था में क्या होगा कि ये जो युग्मित गुणसूत्र थे अभी जाइगोटिन अवस्था में इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये अर्ध गुणसूत्र जो होंगे ना, ये अर्ध गुणसूत्र, ये अर्ध गुणसूत्र क्या होता है, इन ये बीच में से फटने लग जाएंगे, और बीच में से फटने से ये गुणसूत्र जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएंगे, इस प्रकार से। समझ में आया, यानी इस गुणसूत्र के 4 भाग हो जाएंगे ये, और इस प्रकार की शेप को कहते हैं टेट्राड शेप। क्या कहते हैं, टेट्राड शेप, यानी जो पेकाइटिन अवस्था में जो गुणसूत्र होंगे वो टेट्राड शेप में दिखाई देंगे, यानी इस प्रकार से दिखाई देंगे। क्लियर बात। अब देखिए जब ये गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र फटते हैं तो इनके दो दो सिरे हो जाएंगे दोनों तरफ, इस प्रकार, इस तरफ भी दो सिरे हो जाएंगे, इस तरफ भी दो सिरे हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे कि इनके जो एक एक सिरे होंगे इस प्रकार से ये टच करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर भी टच कर रहे हैं, यहाँ पर भी टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र थे उनके सिरों का एक दूसरे से टच होना क्या कहलाता है, काइजमेटा कहलाता है। तो इस पेकाइटिन अवस्था में क्या होता है कि काइजमेटा का निर्माण होता है, यानी गुणसूत्रों के सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, और एक दूसरे को टच करने से क्या होता है कि इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित हो जाता है दोनों के बीच में, और इस रिलेशन को क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। तो काइजमेटा का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, तो ये पेकाइटिन अवस्था में होता है, यानी प्रोपेज की पेकाइटिन अवस्था में होता है। क्लियर बात। अब देखिए इस काइजमेटा से क्या होता है कि जीन विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो एक एंजाइम के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और ये लिखा हुआ है आपकी 11th क्लास की आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक में कि जो ये जीन विनिमय होता है ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर बात।
अब देखिए जैसे ये पेकाइटिन, तो पेकाइटिन अवस्था में आपको महत्वपूर्ण बातें ये याद रखनी कि इसमें जो गुणसूत्र दिखाई देंगे वो टेट्राड शेप में दिखाई देंगे, यानी इस प्रकार से दिखाई देंगे। और इस अवस्था में जो है वो काइज़मेटा का निर्माण होगा, और इस काइज़मेटा के द्वारा जो होगा इन गुणसूत्रों के बीच में क्या होगा, जीन विनिमय होगा। यानी इस प्रकार से होगा, देखिए काइज़मेटा जो होगा वो कुछ इस प्रकार, देखिए गुणसूत्र इस प्रकार से होंगे। तो ये जो समझात युग्मित गुणसूत्र थे तो वो कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को टच करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो अवस्था है इसको कहते हैं काइज़मेटा। और इस काइज़मेटा से क्या होगा कि इस गुणसूत्र के जीन इसमें आ जाएंगे और इस गुणसूत्र के जीन इसमें आ जाएंगे, इस गुणसूत्र के जीन इसमें आ जाएंगे और इसके जीन जो है इसमें जाएंगे, और इस प्रकार जीनों का जो ये एक्सचेंज हो रहा है इसी को कहते हैं जीन विनिमय। समझ में आ गया। और ये जो है रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता है ये प्रोसेस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार पेकाइटिन अवस्था के अंदर काइज़मेटा का निर्माण होता है और जीन विनिमय होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब देखिए जैसे ये पेकाइटिन अवस्था पूरी होती है यानी जीन विनिमय कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो कोशिका होगी वो डिप्लोटिन अवस्था में चली जाएगी। और डिप्लोटिन अवस्था में क्या होगा कि ये जो काइज़मेटा था इसका वापस उपांति भवन शुरू हो जाएगा, यानी काइज़मेटा वापस टूटना शुरू हो जाएगा। यानी इनके बीच में जो है ये काइज़मेटा का निर्माण हुआ था, यानी जो रिलेशन स्थापित हुआ था ये वापस टूटना प्रारंभ हो कर देगा। और इस अवस्था में जो ये तारक काय जो होगा, ये तारक आई देखिए यहाँ पर, ये जो है दो पुत्री तारक केंद्रों में धीरे धीरे विभाजित होना शुरू कर देगा। और ये जो केंद्रिका है इसके अंदर, ये केंद्रिका भी धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ कर देगी इस डिप्लोटिन अवस्था में। और जो डाइकाइनेसिस होगा, इस डाइकाइनेसिस फिर ये जैसे ही पेकाइटिन अवस्था से ये वापस आगे की अवस्था में चला जाएगा डाइकाइनेसिस। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो काइज़मेटा था इसका तो पूर्णतः मतलब उपांति भवन हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से ये टूट जाएगा। तो ये इस प्रकार ये देखिए दोनों गुणसूत्र जो है ये वापस पृथक पृथक हो जाते हैं इस अवस्था में। ये देखिए दोनों पृथक पृथक हो चुके हैं यहाँ पर, इनके बीच में काइज़मेटा पूर्ण तरीके से टूट चुका है। और इस अवस्था में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर ये झिल्ली नहीं है, वाह, यहाँ पर ये इस प्रकार रखना है, यहाँ ये झिल्ली विलुप्त हो चुकी है, यहाँ पर झिल्ली ड्रॉ हो गई है, इसको इस प्रकार कर देना। तो यहाँ पर तो क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा कि इस केंद्र के चारों तरफ तो ये झिल्ली होगी, ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी इस प्रकार से। और जो ये तारकाय था यहाँ पर, ये तारकाय जो है ये दो पुत्री तारक केंद्रों में विभाजित हो जाएगा। तो तारकाय दो पुत्री तारक केंद्रों में विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार इस अवस्था में मोटी मोटी बातें ये याद रखने की, जो डाइकाइनेसिस अवस्था होती है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी। तारकाय जो होगा वो दो तारक केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर आपको इतना सा याद रखना। देखिए यहाँ पर इस प्रोफेस प्रथम से जो प्रश्न बनता है वो एक तो यहाँ से बनता है कि अ, यहाँ से बनता है कि देखिए जाइगोटिन अवस्था से बनता है कि सिनेप्सिस की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, तो ये जाइगोटिन अवस्था में होती है। समझ में आ गया। और दूसरा प्रश्न बनता है कि जो काइज़मेटा का निर्माण होता है और जो जीन विनिमय होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो ये पेकाइटिन अवस्था में होता है। और इस प्रकार ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार डाइकाइनेसिस में क्या होगा, काइज़मेटा टूट जाएगा पूर्णतः और केंद्रिक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी, तारकाय दो तारक केंद्रों में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगी ये प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर कोशिका जो है वो मेटाफेज प्रथम में आएगी। अब देखिए मेटाफेज प्रथम में क्या होगा, सुनिए। अब देखिए जो ये तारकाय थे यहाँ पर, ये तारकाय यानी ये तारकाय जो था दो तारक केंद्रों में विभाजित हो गया था। तो ये दोनों तारक केंद्र जो होंगे ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे और विपरीत ध्रुवों पर जाकर क्या करेंगे, ये इस प्रकार से तर्कु तंतुओं का निर्माण करेंगे। क्लियर बात। तो तारकाय विपरीत ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह एम प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये देखिए युग्मित गुणसूत्र थे, ये दो दो के जोड़े के रूप में जो ये गुणसूत्र होंगे ये क्या होंगे, ये एम प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। देखिए ये मान लीजिए कि एम प्लेट है तो इसके देखिए दोनों और जो एक एक गुणसूत्र जो है युग्मित गुणसूत्र जो है वो आकर व्यवस्थित हो चुका है। तो यानी गुणसूत्र इस अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और एम प्लेट जिसको मेटाफेजिक प्लेट या मध्य प्लेट के नाम से जानते हैं इस पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो समझ में आ गया कि गुणसूत्र किस अवस्था में जो है मेटाफेजिक प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वो हो जाएगी मेटाफेज प्रथम के अंदर। क्लियर बात। और इस अवस्था में क्या होगा, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करेगा। तो ये तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुवों पर चले गए दोनों और ये तर्कु तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं और ये तर्कु तंतु जो होंगे वो इन गुणसूत्रों के इस गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये जो कंडीशन होती है यानी ये जो बातें होती हैं ये सारी की सारी होगी मेटाफेज प्रथम में। और जैसे ही मेटाफेज अवस्था कंप्लीट होगी तो फिर ये कोशिका जो होगी वो एनाफेज प्रथम के अंदर चली जाएगी। ठीक है। तो अब एनाफेज में क्या होगा, देखिए एनाफेज अवस्था में क्या होगा कि
युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये गुणसूत्र जो थे ये देखिए दो दो के जोड़े के रूप में, यहाँ पर ये जोड़े के रूप में। तो अब ये क्या होगा कि जो एनाफेज अवस्था है इसमें क्या होगा कि ये जोड़े टूट जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे और फिर इन तर्कु तंतुओं में क्या होगा, संकुचन होगा, जिससे ये गुणसूत्र ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये गुणसूत्र भी ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये वाला गुणसूत्र नीचे की तरफ आ जाएगा और ये गुणसूत्र भी नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। तो देखिए ये गुणसूत्र पृथक पृथक हो चुके हैं और फिर क्या होगा, तर्कु तंतुओं में संकुचन होगा। देखिए ये तर्कु तंतु, इनमें संकुचन हो रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये गुणसूत्र भी जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। समझ में आया। और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। देखिए पहले जो गुणसूत्र थे वो दो दो के जोड़े के रूप में थे, इस प्रकार से। समझ में आया, दो दो के जोड़े के रूप में। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि ये आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, यानी आधे तो चले जाते हैं ऊपर की तरफ और आधे चले जाते हैं नीचे की तरफ। तो यानी ऐसी कौन सी अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन में जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो संख्या में आधे हो जाते हैं, तो वो हो जाएगी एनाफेज प्रथम में। इनमें समजात गुणसूत्र जो होंगे वो पृथक हो जाते हैं और आधे नीचे की तरफ आ जाते हैं और आधे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, गुणसूत्र संख्या में आधे हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे एनाफेज अवस्था कंप्लीट होती है तो एनाफेज के पश्चात ये कोशिका जो है जाएगी वो टीलोफेज के अंदर चली जाएगी। अब देखिए टीलोफेज प्रथम में क्या होगा वो सुनिए। देखिए ये जैसे ही ये गुणसूत्र जो है ये विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे, तो विपरीत ध्रुवों पर जाने के पश्चात क्या होगा कि इनके पास में जो ये तर्कु तंतु होंगे, ये तर्कु तंतु क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे और इनके चारों तरफ जो इस प्रकार से जो है केंद्रिक झिल्ली वापस उपस्थित होना प्रारंभ कर देगी, इस प्रकार से केंद्रिक झिल्ली। और ये तारक केंद्र जो होंगे वो वापस तारक काय के अंदर विभाजित मतलब परिवर्तित हो जाएंगे और ये जो गुणसूत्र होंगे ये जो है क्रोमेटिन के रेशो में वापस इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और इसके अंदर केंद्रिका वापस उपस्थित हो जाएगी। ठीक है। तो वो सारी की सारी प्रोसेस होगी इस टेलोफेज प्रथम के अंदर कि इसमें गुणसूत्र जो होंगे वो क्रोमेटिन रेशो के अंदर बदल जाएंगे। तो जैसे ये देखिए वो गुणसूत्र थे वो क्रोमेटिन के रेशे में बदल गए, यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर। और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है पुनः उपस्थित हो जाएगी। तो देखिए इनके चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली और ये बीच में देखिए केंद्रिका भी उपस्थित होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा वो टेलोफेज प्रथम के अंदर होगा और इसके अंदर जो ये तारक केंद्र थे ये वापस तारक केंद्रों के अंदर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब टेलोफेज अवस्था के अंत में जो इस कोशिका के अंदर ये जो कोशिका है इसके अंदर दो जो है केंद्र बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। देखिए एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, एक तारकाई ये है, एक तारकाई ये है। तो इस प्रकार टेलोफेज अंत के में क्या होगा कि एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो अब देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया है, यहाँ पर देखिए देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो एनिमल सेल होगी उसमें तो देखिए वो खांच विधि के द्वारा होगा। तो इस प्रकार देखिए ये खांच हो रही है, देखिए ये खांच हो रही है। तो इस खांच के द्वारा ये कोशिका क्या होगी, यहाँ से बीच में से टूट जाएगी और ये दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाएगी और पादप के अंदर सेल प्लेट मेथड के द्वारा जो है कोशिका दो भागों के अंदर टूट जाएगी। तो समझ में आ गया। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया और कोशिका द्रव्य का जैसे ही इसके अंदर विभाजन होगा तो इससे इस एक कोशिका से जो है ये दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। समझ में आ गया। तो और इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो इस मदर सेल की तुलना में क्या हो जाएगी, आधी होती है। इसी कारण मियोसिस प्रथम को जो है वो है न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी। तो इस प्रकार मियोसिस प्रथम में द्विगुणित जनन कोशिका से अगुणित युग्मक कोशिकाएं बनती है। इसी कारण जो है इस मियोसिस प्रथम को जो है न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई, समझ में आ गया। क्योंकि इस कोशिका की तुलना में इनमें जो गुणसूत्र होंगे ना वो आधे आधे हो गए, क्योंकि दो केंद्रकों का निर्माण हो गया ना इसमें। तो आधे गुणसूत्र इसमें आ गए, आधे गुणसूत्र इसमें आ गए, तो ये आधे आधे गुणसूत्र हो गए ना। इसी कारण इसको जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी मियोसिस प्रथम को जो है न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते हैं। अब देखिए जैसे ही मियोसिस प्रथम के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है तो ये मियोसिस प्रथम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर ये दोनों कोशिकाएं जो होगी वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर चली जाएगी। तो अब अपन पढ़ते हैं देखिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में। देखिए यह है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर भी सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के अंदर देखिए कैरियोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे पहले प्रोफेज सेकंड होगी, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज होगी, मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड होगी, फिर हो जाएगी टेलोफेज सेकंड होगी। तो ये चार अवस्थाएं होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रोफेज सेकंड को। ठीक है। अब देखिए प्रोफेज सेकंड में क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये दो कोशिकाएं बनी है, दो कोशिकाएं। तो अपन इस एक कोशिका को लेकर पढ़ते हैं। ठीक है। एक कोशिका को समझते हैं कि ये एक कोशिका यहाँ पर अपन समझते हैं। देखिए अब ये कोशिका जो है ये मियोसिस प्रथम को जो है
कंप्लीट कर चुकी है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से गुजर कर आ चुकी हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से ये कोशिका होगी, ये इसका तारक केंद्र है और ये इसके अंदर केंद्र के, ये इसकी केंद्रिका और ये इसमें क्रोमेटिन के रेसे। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा कि ये समसूत्री विभाजन के समान ही होगा। देखिए इसमें जो कैरियोकाइनेसिस होगा ना, ये समसूत्री विभाजन जैसा कि अपन ने पढ़ा था वैसे की वैसे संपूर्ण प्रक्रिया इसमें होगी। समसूत्री विभाजन में क्या था कि ये क्रोमेटिन के रेसे जो होंगे वो प्रोफेज के अंदर क्या हो रहे थे, गुणसूत्रों में बदल रहे थे। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्रोमेटिन के जो रेसे थे ये देखिए गुणसूत्रों में बदल गए, इस प्रकार ये गुणसूत्रों में बदल गए। ये केंद्रिका जो होगी वो विलुप्त होने लग जाएगी इस प्रोफेज के सेकंड के अंदर, केंद्रिका विलुप्त हो रही और इस केंद्र के चारों तरफ जो ये केंद्रिक झिल्ली है ये यहाँ पर देखिए विलुप्त होना प्रारंभ कर रही है, देखिए इस प्रकार। और ये तारक आय जो है वो दो तारक केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या क्या बातें होती है, देखिए सुनिए कि प्रोफेज सेकंड में जो क्रोमेटिन के जो रेसे होते हैं वो गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि ये क्रोमेटिन के रेसे यहाँ पर गुणसूत्रों में बदल चुके हैं। केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर ये केंद्रिका है तो यहाँ पर ये देखिए लगभग विलुप्त ही हो चुकी है। और इसके चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली है ये भी यहाँ पर देखिए विलुप्त हो रही है। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें तारक आय जो होता है, देखिए ये तारक आय है तो ये तारक आय क्या होता है कि दो पुत्री तारक केंद्रों के अंदर विभाजित हो जाता है। देखिए ये इस तारक आय से ये दो तारक केंद्र बन गए। तो इस प्रकार ये सारी जो प्रोसेस होगी वो इस कोशिका के अंदर प्रोपेस सेकंड के अंदर होगी। ठीक है, अब जैसे ये कोशिका प्रोपेस सेकंड अवस्था को पूर्ण कर लेती है तो ये कोशिका चली जाएगी मेटाफेज सेकंड के अंदर। अब देखिए मेटाफेज सेकंड में क्या क्या प्रोसेस होगा इस कोशिका के अंदर वो अपन समझते हैं। देखिए मेटाफेज सेकंड, इसमें क्या होगा कि तारक केंद्र जो होंगे वो विपरीत ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करेंगे। समझ में आ गया कि यहाँ पर देखिए इस प्रोपेज सेकंड के अंदर ये दो तारक केंद्र बने थे, यहाँ पर देखिए ये दो तारक केंद्र बने थे इस तारकाय से। तो ये दोनों तारक केंद्र क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। तो ये देखिए इस कोशिका के अंदर ये दोनों जो है ये विपरीत ध्रुवों पर चले गए और ये क्या करते हैं कि ध्रुवों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर विपरीत ध्रुवों पर जाकर ये तारक केंद्र क्या करते हैं कि इस प्रकार से तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये तर्कु तंतु जो होंगे इन गुणसूत्रों के मध्य बिंदु से जाकर यानी गुणसूत्र बिंदु से जाकर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार देखिए तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह एम प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एम प्लेट का पूरा नाम होता है मेटाफेजिक प्लेट या हिंदी में कहते हैं इसको मध्य प्लेट। तो गुणसूत्र जो है मेटाफेज अवस्था के अंदर क्या होंगे, मध्य प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है कि तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुवों पर जाकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं और ये तर्कु तंतु जो होते हैं इन गुणसूत्रों के मध्य बिंदु से जाकर यानी गुणसूत्र बिंदु से जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होगा मेटाफेज सेकंड के अंदर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि इस मेटाफेज सेकंड के अंदर जो ये गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और टेट्राड शेप में दिखाई देते हैं, यानी एक गुणसूत्र के जो है इस प्रकार से चार भाग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार चार भागों को अपन टेट्राड शेप के नाम से जानते हैं और इस प्रकार की जो शेप होती है इसको डायड शेप के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार टेट्राड शेप के अंदर मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र दिखाई देंगे और स्पष्ट दिखाई दे देंगे। अब देखिए जैसे ही मेटाफेज सेकंड कंप्लीट होती है तो ये कोशिका जो है एनाफेज सेकंड के अंदर चली जाएगी। अब देखिए एनाफेज सेकंड में क्या होगा इसको अपन समझते हैं। देखिए एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होगा और तर्कु तंतुओं में संकुचन से अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर बात। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इस एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि इस प्रकार से जो ये गुणसूत्र थे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये बीच के अंदर ये इनका जो है ये गुणसूत्र बिंदु है तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा, यानी ये गुणसूत्र जो होगा ये बीच में से यहाँ से दो भागों के अंदर विभाजित हो जाएगा और यहाँ से जुड़े हो रहते हैं इनसे तर्कु तंतु। फिर क्या होगा कि इन तर्कु तंतुओं में संकुचन होगा जिसके कारण ये अर्ध गुणसूत्र तो नीचे की ओर चला जाएगा और ये अर्ध गुणसूत्र जो होगा वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये गुणसूत्र बिंदु का विभाजित होने के कारण जो है ये अर्ध गुणसूत्र तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये इन को तर्कु तंतु ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और ये अर्ध गुणसूत्र जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, निचले ध्रुव की तरफ, क्योंकि ये निचले की तरफ जो है इनके तर्कु तंतु इनको खींच रहे हैं। तो ये प्रोसेस होगा इसमें एनाफेज सेकंड में, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होगा और तर्कु तंतु में संकुचन से ये अर्ध गुणसूत्र जो होंगे ये विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। तो ये प्रोसेस होगा एनाफेज सेकंड के अंदर। अब जैसे एनाफेज सेकंड कंप्लीट होती है तो ये कोशिका चली जाएगी टेलोफेज सेकंड के अंदर और टेलोफेज सेकंड में क्या होगा, देखिए टेलोफेज सेकंड में क्या होगा कि जो पुत्री गुणसूत्र होंगे ये वापस क्रोमेटिन रेशो के अंदर बदल जाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये पुत्री गुणसूत्र बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे कि इस ध्रुव पर जैसे पहुंचेंगे या इस ध्रुव पर ऊपर और ये वाला गुणसूत्र जो है इस निचले ध्रुव पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर पहुंचने के पश्चात क्या होगा कि इनके जो से इन गुणसूत्रों से ये तर्कु तंतु जुड़े हुए हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे यहाँ पर। और विलुप्त होने के पश्चात ये जो गुणसूत्र होंगे ये क्रोमेटिन के रेशो में बदल जाएंगे और इनके चारों तरफ इस प्रकार से केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो जाएगी और इनके बीच में केंद्रिका इस प्रकार से दोनों सिरों पर उपस्थित हो जाएगी। तो यह इस प्रकार ये सारा जो प्रोसेस होगा ये टेलोफेज सेकंड में होगा। तो देखिए ये जो क्या कोशिका है इसके अंदर देखिए
यहाँ पर भी देखिए इस केंद्र के चारों तरफ केंद्रिक झिल्ली उपस्थित हो चुकी है। इसके बीच में देखिए ये इस प्रकार से केंद्रिका हो गई है और ये गुणसूत्र जो है ये इस प्रकार से क्रोमेटिन रेशो के अंदर बदल गए और इसी प्रकार से ये इस केंद्र के अंदर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, पुत्री गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशो में बदल जाएंगे, केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित हो जाएगी और यहाँ पर केंद्रिका और केंद्रिक झिल्ली उपस्थित हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होगा टेलोफेज सेकंड में। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि टेलोफेज सेकंड के अंत में दोनों कोशिकाओं के अंदर, चूंकि देखिए जो मियोसिस प्रथम था उसके अंदर दो कोशिकाएं बनी थी। यहाँ पर देखिए ये दो कोशिकाएं, ठीक है, ये दो कोशिका, तो इन दोनों कोशिकाओं के अंदर जब मियोसिस सेकंड होगा तो इन दोनों कोशिकाओं के अंदर ये जो केंद्रक होगा वो दो दो केंद्रकों के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर दो दो केंद्रक बन जाएंगे प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो इस प्रकार ये तो अपन एक ही कोशिका लेकर समझा था, तो इस प्रकार एक कोशिका और होगी उसके अंदर भी इस प्रकार से दो केंद्रक बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके तरफ चारों तरफ इस प्रकार क्रोमेटिन के रेशे हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार इन दोनों कोशिकाओं में क्या हो जाएंगे, इस टेलोफेज सेकंड के अंत में क्या हो जाएगा, दो दो केंद्रक बन जाएंगे इन दोनों कोशिकाओं के अंदर। फिर क्या होगा, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी केंद्रक विभाजन हो, यानी सॉरी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से ये दोनों कोशिका जो होगी वो दो दो भागों के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार आप देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन समझते हैं। देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन, देखिए जैसे टेलोफेज सेकंड होगी ना तो प्रत्येक कोशिका के अंदर दो दो केंद्रक बन जाएंगे। फिर उसमें होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से प्रत्येक जो कोशिका होगी वो इस प्रकार से दो दो भागों के अंदर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इस कोशिका से भी ये दो कोशिकाएं नई बन जाएगी और एक जो कोशिका और थी उससे भी ये दो कोशिकाएं नई बन जाएगी। तो इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है यानी मियोसिस सेकंड होता है उसके अंत में अपन को चार पुत्री कोशिकाएं इस प्रकार से अपन को देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इस मियोसिस सेकंड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी कि मियोसिस सेकंड में बनी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका के समान रहती है। इसी कारण मियोसिस सेकंड को जो है समान विभाजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। देखिए मियोसिस प्रथम के अंदर जो दो कोशिकाएं बनती है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार द्विगुणित कोशिका थी, इसमें वापस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ था। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के कारण जो है इसमें जो है गुणसूत्र जो ये दो कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो इसकी तुलना में आधी हो जाती है। ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है। वापस इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो इससे वापस ये चार कोशिकाएं बनेंगी इनसे, इस प्रकार से ये चार कोशिकाएं, और इनके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इस मियोसिस प्रथम के अंदर बनी हुई जो कोशिकाएं होंगी इनके समान ही होगी इसके अंदर। इसी कारण इस मियोसिस सेकंड को जो है समान विभाजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है इसके अंदर बनने वाली उनमें जो है इन मदर सेल के बराबर होती है इस कारण। तो समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार जो है मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में चार कोशिकाएं बनती है इस प्रकार से अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये अर्धसूत्री विभाजन जो है यहाँ पर कंप्लीट तरीके से पूरा होता है। तो यहाँ से अपन ने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन सेकंड और फिर अपन ने पढ़ लिया था साइटोकाइनेसिस। और इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर में अपन को चार कोशिकाएं मिलती हैं जिनमें अगर मदर सेल की तुलना करें तो मदर सेल की तुलना में इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इस कारण इस विभाजन को जो है अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए असूत्री विभाजन जिसको एमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए ये सबसे तीव्रतम विभाजन होता है, सबसे यानी क्या कहते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इन दोनों से सबसे तेज गति से जो विभाजन होता है वो असूत्री विभाजन होता है। ये बहुत ही तेज गति से होता है और इसमें क्या होता है कि जनक कोशिका जो होती है वो अनेक पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। यानी इसमें जो ये मान लीजिए कोई भी जनक कोशिका होगी ये अनेक इस प्रकार से पुत्री कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अनेक पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी इनसे। ठीक है, और देखिए ये जो असूत्री विभाजन होता है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, यानी जो अल्प विकसित जीव होते हैं उसके अंदर जो है इस प्रकार का विभाजन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये उदाहरण याद रखना, जैसे जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ, यीस्ट कवक है, अमीबा है, नीलहरी शैवाल है, इनके अंदर जो विभाजन होता है जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, ये जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इनके अंदर असूत्री विभाजन होता है। समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं और ये सबसे तीव्रतम विभाजन होता है और इसमें एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये जो विभाजन होता है वो जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं यानी जो अल्प विकसित जीव होते हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो इतनी सी बातें आपको असूत्री विभाजन के बारे में भी याद रखनी है। तो यहाँ पर अपना कोशिका विभाजन वाला टॉपिक जो है पूर्णतः समाप्त होता है। अपन ने पहले समसूत्री पढ़ा था, फिर अर्धसूत्री पढ़ लिया है और ये लास्ट में छोटा सा टॉपिक असूत्री विभाजन के बारे में भी कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये अपना कोशिका विभाजन वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जीव विज्ञान के एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।